चलिए, तो अब हम बात करते हैं लिंकेज की। तो जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है कि दिस इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। मतलब अभी तक हम लोग जो जीन्स की बात कर रहे थे और हम लोगों ने बात करी थी कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं। उनका एक एक पर्टिकुलर लोकस होता है जहाँ पे वो जीन्स होते हैं। अब ये चीज़ समझने की बात है कि ये जीन्स हमारे किस तरीके से क्रोमोसोम्स पे अरेंज होते हैं और क्या अभी तक हम लोगों ने बात करी इंट्रा एलिलिक जीन्स के इंटरेक्शन की और ये चीज़ों की। प्लस हम लोगों ने ये बात करी कि किस तरीके से जीन्स हमारे सेग्रीगेट होते हैं, किस तरीके से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। लेकिन पाया ये जाता है कि कई बार कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब हम देखते हैं तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ऐसे लगते हैं कि जैसे वो एक साथ ही रहते हों। अब ये जो कंडीशन है, ये चीज़ किस तरीके से होती होगी या इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो ये चीज़ समझ में आती है कि उन दोनों जीन्स की या उन दोनों पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की, जिसके लिए वो कोई ना कोई 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनमें आपस में कुछ ना कुछ तो एसोसिएशन है। जिस या ये कहें कि उनके बीच में कोई ना कोई तो लिंक है, जिसके कारण वो एक ही साथ मूव करते हैं। आगे आने वाली प्रोजेनी में जनरेशन टू जनरेशन में अगर हम देखें तो वो 2 पर्टिकुलर कैरेक्टर जो हैं वो एक साथ ही बने हुए रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक और उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होना, उनका किसी और के साथ में असॉर्ट हो जाना, ये चीज़ नहीं देखी जाती या ये चीज़ बहुत कम पाई जाती है। तो जब ऐसे कैरेक्टर्स की बात आई, तो वहाँ पे ये जो टर्म निकल के आती है वो चीज़ आती है हमारी लिंकेज की। सो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स, जीन्स का एक दूसरे के साथ में एसोसिएट हो जाना, दैट इज कॉल्ड ऑन अ क्रोमोसोम। किसी भी क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर जीन्स एक साथ एसोसिएटेड है तो वो चीज हमारी जो कहलाती है वो कहलाती है हमारी लिंकेज। तो फिजिकल एसोसिएशन जो चीज हुई ऑन अ क्रोमोसोम, जीन्स का आपस में जीन्स जो हैं दो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, वो दोनों जीन्स जो हैं उनका एक साथ में एसोसिएशन है। ऐसी कंडीशन जो होती है वो चीज कहलाती है हमारी लिंकेज। मतलब दोनों जीन्स हमारे लिंक्ड हैं, किसी तरीके से एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। अब ये जो लिंकेज वाली बात थी, ये सबसे पहले मॉर्गन ने स्टडी करी थी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे अपने सेक्स लिंकेज के द्वारा। सेक्स लिंकेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन इन ड्रोसोफिला एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। और इन्हीं ने सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व भी किया और इसके लिए ये टर्म भी कॉइन करी कि देयर इज समथिंग सम थिंग इज देयर बिटवीन टू जीन्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी भी एक कैरेक्टर के लिए, किसी भी दो कैरेक्टर के लिए दो जो अलग अलग जीन्स हैं उनमें कुछ तो एक एसोसिएशन है, जिसके कारण वो जब भी देखते हैं हम आगे आने वाली प्रोजिनी में, तो वो दोनों एक साथ ही हमको दिखाई पड़ते हैं। और उसके लिए उन्होंने टर्म कॉइन करी लिंकेज। अब थ्योरी ऑफ लिंकेज, लिंकेज में क्या क्या चीजें हैं, तो लिंक जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स। अब जो हमने बात करी थी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर हमारे जीन्स होते हैं अलग अलग लोकस पे। तो अब पहले सवाल ये आता है कि भाई ये जो जीन्स होते हैं ये किस तरीके से अरेंज होते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे कोई बोले कि जीन्स जो है वो लीनियरली अरेंज होते हैं, कोई बोले कि नहीं वो दोनों तीनों चारों पांचों पांच पांच जीन्स का एक झुंड होता है और वो उस तरीके से अरेंज होते हैं। तो ये किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो सबसे पहली बात जो निकल के आती है, जो आगे आने वाले लिंकेज की स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जीन्स लिंक होते हैं। तो लिंक जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड। ये जो जीन्स हैं वो लीनियरली लोकेटेड हैं हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर, एक कतार में एसोसिएटेड रहते हैं सेम क्रोमोसोम। दे गेट सेपरेटेड इफ एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर होती है, जब हमने सेल डिवीजन पढ़ा था माइटोसिस और मियोसिस, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जब माइटोसिस मियोसिस होता है तो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में क्रॉसओवर करते हैं और वहां पे क्रॉसओवर के दौरान उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। और जब ये पार्ट्स एक्सचेंज होंगे तो उनके ऊपर जो जीन्स होंगे वो भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम से, एक सिस्टर क्रोमेटिड से दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग क्रॉसेस दे गेट सेपरेटेड इफ एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन देम। तो अगर कोई भी दो जीन्स में क्रॉसिंग ओवर हो पा रही है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स के होने के कारण, सिस्टर क्रोमेटिड जब क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो अगर वो चीज हो पा रही है तो टेक्स प्लेस बिटवीन देम, गेट सेपरेटेड।
तो ऐसे में जो जीन्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि अगर कोई सी चीजें लीनियरली अरेंज हैं और फिर वो एक दूसरे से आ रही हैं, एक दूसरे से क्रॉस ओवर हो रही हैं, तो क्रॉस ओवर होने में कौन सी चीजें हैं जिनके चांसेस ज्यादा रहेंगे डिटैच होने के, एक दूसरे से अलग अलग हो जाने के, और कैसी ऐसी चीजें होंगी जो लीनियरली अरेंज होंगी ताकि वो दोनों चीजें, दोनों जीन्स जो हैं, यहाँ पे हम जीन्स की बात कर रहे हैं, तो जीन्स जो हैं वो डिसोसिएट ना हो या अलग अलग ना हो। ऐसी कंडीशन कब आएगी? ये चीज हम खुद ही सोच सकते हैं कि अगर दो जीन्स लीनियरली अरेंज हैं और वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, बहुत ज्यादा पास हैं, तो उनके आपस में अलग अलग हो जाने के जो चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे। जितने ज्यादा वो पास होंगे उतना ज्यादा चांस उनका अलग क्रॉसिंग ओवर के दौरान अलग होने का कम हो जाएगा। इसी चीज को अगर मैं क्रोमोसोम्स के जरिए समझाना चाहूं तो ये मान लीजिए हमारे दो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब ये मान लीजिए कि एक जीन हमारा यहाँ पे है और एक जीन हमारा यहाँ पे है। अब जब क्रॉसिंग ओवर होगा, जब ये एक दूसरे के साथ में आएंगे और एक दूसरे से ये जो क्रोमेटिड्स हैं, जब ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे से क्रॉस ओवर करेंगे, तो यहाँ पे ये जो दो जीन्स हैं, इनके क्या चांसेस होंगे कि वो एक दूसरे से अलग हो जाए और ये जीन इस पे ट्रांसफर हो जाए, ये जीन इस पे ट्रांसफर हो जाए। तो ये चीज किस पे डिपेंड करेगी? अगर ये दो जीन्स पास पास हैं तो उनके क्रॉस ओवर होने के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर वही जीन्स, अगर हम माने कि ये एक जीन जो है हमारा ए जो है, कैपिटल ए, वो यहाँ है और एक जीन जो है हमारा वो जो स्मॉल बी है वो अगर हमारा यहाँ है, तो अगर कहीं पे भी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, भले ही वो इस आर्म में हो या इस आर्म में हो, कहीं पे भी हो, इन दोनों जीन्स के, क्योंकि इनकी दूरी ज्यादा है, तो इन दोनों के सेपरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर ये दोनों जीन्स पास पास हैं तो उनके एक साथ रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर ये कहें हम कि उनमें अगर वो पास पास है तो लिंकेज बढ़ा हुआ है, और अगर वो दूर दूर हैं तो उनमें लिंकेज कम है या उनके रिकॉम्बिनेशन होने की चांसेस ज्यादा है। लिंकेज ग्रुप, अब हम बात करते हैं लिंकेज ग्रुप की। तो हम लोगों ने बात करी थी कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड स्टेट में आते हैं। जब भी F1 प्रोजेनी आती है या जो भी प्रोजेनी आती है पेरेंट से, जब ऑफस्प्रिंग बनती हैं, तो ऑफस्प्रिंग में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेल पेरेंट से आते हैं, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो फीमेल पेरेंट से आते हैं, और दोनों ही के पास में होमोलोगस के क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम इसका अगर हम नंबरिंग करें, जैसे हम लोगों ने बात करें ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला में कितने जीन्स होते हैं टोटल? 8 जीन्स, 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। और 8 क्रोमोसोम्स के लिए ये जो हैप्लॉइड कंडीशन हुई, उसमें हुई 4 क्रोमोसोम्स जो होंगे वो आएंगे हमारे मेल पेरेंट से, 4 क्रोमोसोम्स जो आएंगे वो हमारे फीमेल पेरेंट से। अब जो नंबर 1 क्रोमोसोम होगा, इसको अगर हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4, तो नंबर 1 जो क्रोमोसोम होगा उसका एक होमोलोगस पेयर हमारा, जब पेयरिंग होगी तो उसमें एक जो क्रोमोसोम होगा वो हमारा मेल पेरेंट से होगा, एक जो क्रोमोसोम होगा वो हमारा फीमेल पेरेंट से होगा, और ये जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं होमोलोगस पेयर। अब इन होमोलोगस पेयर्स की बात करें, और अगर हम ये इसमें केवल जो हमारी डिप्लॉयड कंडीशन से हेप्लॉयड कंडीशन की बात करें, तो हेप्लॉयड कंडीशन की जब बात करते हैं और उसके ऊपर हम जीन्स की सीक्वेंसिंग जमा के देखते हैं कि किस तरीके से जीन्स अरेंज है, तो ये जो चीज कहलाती है वो चीज कहलाती है हमारा लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप मतलब जो हमारे हैप्लॉइड कंडीशन में क्रोमोसोम्स अगर हमने लिए और उसके ऊपर किस तरीके से हमारा जीन्स अरेंज है, किस ग्रुपिंग में वो चीज अरेंज है, तो वो एक जो हैप्लॉइड कंडीशन के हमारे क्रोमोसोम्स या जीन्स कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारा लिंकेज ग्रुप। ऑल द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, किसी भी एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं हमारा एक लिंकेज ग्रुप। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। वही बात जो हम लोगों ने करी थी कि अगर दो जीन्स आपस में बहुत पास पास हैं
तो उनकी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ज़्यादा होगी, और वहीं अगर वो दूर दूर हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है, एक दूसरे के साथ में रहने की जो प्रवृत्ति है, वो चीज़ जो है वो कम होती चली जाएगी जैसे जैसे उनमें दूरी बढ़ती जाएगी। सो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। जैसे जैसे जीन्स का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लिंकेज कम होता जाएगा। जैसे जैसे लिंकेज बढ़ेगा, उनके जीन्स के आपस की दूरी जो है वो कम होती जाएगी। अब अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं, लिंक जीन्स होते हैं, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं? तो दो तरीके से देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, सिस अरेंजमेंट एंड ट्रांस अरेंजमेंट। जो जीन्स होते हैं वो सिस अरेंजमेंट में होते हैं या ट्रांस अरेंजमेंट। जो सिस अरेंजमेंट है वो यूजुअली कॉमन सा अरेंजमेंट है। टू डोमिनेंट जीन्स आर लोकेटेड ऑन वन क्रोमोसोम्स एंड बोथ रिसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन अनदर क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो दोनों हमारे डोमिनेंट जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम्स पे अवेलेबल हैं, और वहीं जो हमारे जो रिसेसिव हैं वो दूसरे क्रोमोसोम्स पे अवेलेबल हैं। जो ट्रांस अरेंजमेंट होता है, वन क्रोमोसोम बियर्स वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव जीन। जो ट्रांस अरेंजमेंट में है उसमें आप देख रहे हैं कि ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होता है, हमारा जो एक जीन है वो डोमिनेंट होता है, वहीं दूसरा जीन जो है वही सेम सिस्टर क्रोमेटिड पे वो रिसेसिव फॉर्म में होता है, और वहीं दूसरे के पास में पहले वाले का रिसेसिव और दूसरे वाले का डोमिनेंट होता है। एंड अनदर क्रोमोसोम आल्सो पोजेस वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव जीन। तो इस तरीके का अरेंजमेंट तो ये कहलाता है हमारा, अगर दोनों ही डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो वो चीज़ कहलाता है सिस अरेंजमेंट, और वहीं अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं तो ये कहलाता है हमारा ट्रांस अरेंजमेंट। टाइप्स ऑफ लिंकेज की अगर हम बात करें तो लिंकेज में टाइप्स में आ जाते हैं कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। नाम से ही आपको पता चल रहा है, कंप्लीट लिंकेज मतलब ऐसी कंडीशन बनेगी जहां पे हमारे जो जीन्स होंगे, जीन्स लोकेटेड द सेम क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट, ये सेपरेट नहीं होते, एक साथ ही रहते हैं, एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर ओवर द जनरेशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि ये लोग एक साथ ही रहना पसंद करते हैं तो इनकी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, जीन का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर, और ये हमेशा एक साथ ही अगली जनरेशन में जाते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर हम बात करेंगे हमारे इनकम्प्लीट लिंकेज की, तो जीन्स प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड हेंस प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी बिसाइड्स द पेरेंटल टाइप। और जब इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब जो जीन्स हैं वो सफिशिएंटली दूर मौजूद हैं, या ये कहें कि उनमें रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि उनमें कुछ डिस्टेंस है, उन दोनों जीन्स में कुछ डिस्टेंस है, और उसके कारण रिकॉम्बिनेंट वेराइटीज़ हमको देखने को मिलती हैं। और इसीलिए जो हमने बात करी थी कि जब हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि हमको दो नई वेराइटी जो पेरेंट्स में मौजूद नहीं था, ऐसे कैरेक्टर्स के प्लांट्स भी हमको देखने को मिले। जब हमने दो अलग अलग प्योर वेराइटीज को क्रॉस किया था तो हमने केवल F2 जनरेशन में वही दो वेराइटी नहीं देखी थी, उसके साथ में हेट्रोजाइगस कंडीशन हमने दूसरे ही वेराइटीज की भी देखी थी, जो न तो F1 वेराइटी में F1 जनरेशन में हमको देखने को मिली थी, ना ही हमारे पेरेंट जनरेशन में। लिंकेज अलाउज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स टू बी इनहेरिटेड एज सच। अब जब अगर लिंकेज होगा, कंप्लीट लिंकेज होगा, तो उसके क्या होगा, उससे ये चीज होगी कि जो पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे अगर पेरेंट्स के पास में दोनों ही जीन्स डोमिनेंट कंडीशन में है और एक पेरेंट के पास में रिसेसिव कंडीशन में है, तो जब भी उनकी हम क्रॉसिंग ओवर भी करवाएंगे तब भी जो हमारे गैमेट्स बनेंगे वो केवल दो ही तरह के बनेंगे। एक पेरेंट से हमारे कैपिटल ए और कैपिटल बी आएगा, और एक दूसरे पेरेंट से, क्योंकि ये दोनों जीन्स कैसे हैं, लिंक्ड, वो दोनों एक साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो पेरेंट्स के ही ट्रेट है वही आने वाली जनरेशन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और उसमें हमको वेरिएशंस देखने को उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, या हमको अगर वो कंप्लीटली लिंक्ड है तो उनमें हमको कोई वेरिएशन देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ रेयर बट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मेल ड्रोसोफिला, और ये रेयर कंडीशन होती है कि क्रॉसिंग ओवर देखने को बिल्कुल ना मिले और लिंकेज कंप्लीट हो।
फिर भी जो मेल ड्रोसोफिला होते हैं एंड सम अदर हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म, और कुछ हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिजम्स में ये कंडीशन देखने को मिलती है जहां पे हमको कुछ जीन्स का या कुछ कैरेक्टर्स में कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट लिंकेज की बात कर रही थी हम लोगों ने। द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल इज यूजुअली लेस, the number of recombinant individual is usually less than the number expected in the independent assortment. अब रिकॉम्बिनेशन इसमें हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जीन्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर तो हैं, तो उनमें कंप्लीट लिंकेज नहीं है, और ये भी नहीं हो रहा है कि 100% या जिस चीज़ को हम कहें कि 50% भी उनमें रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी हो, 50% से भी कम है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन फिर भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन कहलाती है वो कहलाती है हमारी इनकम्प्लीट लिंकेज की। तो अब हम बात करते हैं जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप, या जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम मैप की, कि किस तरीके से जो हमारे जीन्स हैं वो किसी भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के ऊपर किस तरीके से लीनियरली अरेंज होते हैं। सॉरी। इन genetic map, different genes are linearly arranged according to percentage of recombination between them. तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि कोई दो जीन्स जो हैं वो आपस में कितनी अच्छी तरीके से लिंक्ड हैं, या उनमें हमको इनकम्प्लीट लिंकेज समझ में आता है। जब हम ये इनकम्प्लीट लिंकेज और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि उनमें कितने परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन हमको इन कैरेक्टर्स में देखने को मिल रहा है, किसी भी जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब हम उन पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्टडी करते हैं तो उसमें हमको रिकॉम्बिनेशन के कितने चांसेस मिलते हैं, या कितना परसेंटेज हमको उन दो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स में रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज देखने को मिलती हैं। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, परसेंटेज उनका रिकॉम्बिनेशन देखें अगर हम, और उस हिसाब से उनकी दूरियों को जज करने की कोशिश करें, तो जो एक मैप निकल के आता है, हम इस तरह से ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई कोई दो पर्टिकुलर जीन्स हैं, उनके बीच में जो लिंकेज हो वो ज़्यादा है, इसका मतलब वो दोनों जो जीन्स होंगे वो पास पास अरेंज होंगे। उसके बाद में जो तीसरा जीन आता है उसमें और पहले वाले जीन्स में रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही फोर्थ जीन में, फिफ्थ जीन में, सिक्स्थ जीन में अगर हम देखते हैं तो वो जो परसेंटेज है बढ़ता चला जाता है। तो उस तरीके से हम एक पर्टिकुलर लाइन में हम उनको अरेंज कर सकते हैं और ये चीज़ समझ सकते हैं कि उसी तरीके से वो जीन्स जो हैं हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर भी पाए जाते होंगे। तो वही चीज़ कहलाती है जेनेटिक मैप, या जिसको हम बोलते हैं लिंकेज मैप। अब विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मैप वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन ऑन अ क्रोमोसोम। हम जीन मैप की सहायता से जब हम ये जीन मैप डेवलप कर लेंगे, पूरा पूरा जब भी किसी भी एक स्पीशीज को स्टडी करते करते हम उसके जीन्स को और उसके वो किस क्रोमोसोम में है, किस तरीके से अरेंज है, ये चीज़ अगर हम समझ लेंगे तो हमको ये चीज़ पता चलेगी कि भाई कोई सा भी जीन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे किस तरीके से अरेंज है। जेनेटिक मैप इज हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ जीनोम, और इसी तरीके से ये जो जीनोम प्रोजेक्ट बनते हैं कि किसी भी स्पीशीज में कौन कौन से जीन्स हैं और उनके क्या क्या इफेक्ट हैं और वो आपस में कितने लिंक्ड हैं, किस तरीके से हम उनको अलग कर सकते हैं, उनसे किस तरीके से हम बेनिफिट उठा सकते हैं, वो चीज़ को जब हम ये चीज़ करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए किस चीज़ से पॉसिबल हो पाती है, वो चीज़ जेनेटिक मैपिंग या जिसको हम बोलते हैं जीनोम स्टडी से ही पॉसिबल है। मॉर्गन स्टूडेंट, अब मॉर्गन के जो एक स्टूडेंट थे एल्फर्ड स्टर्टवेंट, थे, इन्होंने सबसे पहले इस तरीके की सोचा था कि ये जो हमारे रिकॉम्बिनेशन हम देखते हैं, अगर हम इसको परसेंटेज इनकी फ्रीक्वेंसीज को जज करने की कोशिश करें तो हम इस तरीके से कितना परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन हो पा रहा है किन्हीं पर्टिकुलर कैरेक्टर में या किन्हीं जीन्स के ऊपर, तो उसी से हम ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि उन जीन्स के बीच में कितनी दूरी होगी या वो लोग कितने आसपास में पास पास में अरेंज हो सकते हैं। तो ये जो हमारे एल्फर्ड स्टर्टवेंट थे यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स के बीच में किस फ्रीक्वेंसी में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इस चीज को समझ पा रहे थे ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, और इन्होंने इसी चीज को से नापने की कोशिश करी
कि इसकी एक यूनिट डेवलप करी जाए कि एक जीन से दूसरे जीन की दूरी कितनी है किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर, बिटवीन द मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। और इस तरीके से इन्होंने, तो इन्हीं ने अपने जो इनके टीचर थे मॉर्गन, और उन्हीं के नाम पे इन्होंने ये इस यूनिट को डिफाइन किया कि किसी भी जीन्स के आपस की जो दूरी होती है उसको एक सेंटीमॉर्गन यूनिट कहा जाएगा। तो इस तरीके से ये जीन्स में आपस में जो डिस्टेंस होता है एक जीन से दूसरे जीन का डिस्टेंस, और वो कितना है किसी भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे, तो वो नापने की जो यूनिट थी सेंटीमॉर्गन, वो इन्हीं ने जो अपने एल्फर्ड स्टर्ट वेंट थे, इन्हीं ने ये चीज को डेवलप किया। अब इसी के बेसिस पे अपन एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। What map unit centimorgan is adopted in the construction of genetic maps? तो genetic maps के what map unit centimorgan is adopted in the construction of genetic maps? genetic maps के लिए जो centimorgan unit होती है वो किस तरीके से अडाप्ट की गई है, उसमें क्या चीज है? सो इसका आंसर आता है a unit of distance between two expressed gene representing 10% crossover, 10% नहीं 1% क्रॉसओवर को हम लोगों ने जो थे उन्होंने कंसीडर किया था। सो इसका ऑप्शन होगा आपका थर्ड, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसओवर। अगर 1% क्रॉसओवर है तो उसको 1 सेंटीमॉर्गन यूनिट कहा जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम कि जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के साथ में, और वो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उनको ये चीज समझ में आया था कि कोई भी जो जीन्स होते हैं वो किस तरीके से आपस में लिंक्ड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक पेरेंट लिया उन्होंने, एक ड्रोसोफिला लिया और मेल फीमेल फ्लाइज ली और उनको आपस में क्रॉस करवाया। सो रिजल्ट ऑफ टू डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कंडक्टेड बाय मॉर्गन, मॉर्गन ने दो डाइहाइब्रिड क्रॉस को एक साथ करके देखा, अलग अलग चीज में देखा और उनके इफेक्ट्स को देखने की कोशिश करी। तो क्रॉस एक शोज क्रॉसिंग बिटवीन जीन वाई एंड डब्ल्यू, जो पहली क्रॉस ली उन्होंने उसमें उन्होंने वाई और डब्ल्यू जो जीन्स थे उनके वाइल्ड टाइप और रिसेसिव टाइप को आपस में क्रॉस करवा के देखा। और वहीं क्रॉस बी जो उन्होंने करवाई वो करवाई बिटवीन जीन्स डब्ल्यू एंड एम, जो डब्ल्यू और एम जीन्स थे उनके लिए, मतलब व्हाइट आई और मिनिएचर विंग्स के लिए, इनके लिए जब उन्होंने आपस में क्रॉस करवा के देखा तो हियर डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलिल्स आर रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव साइन इन सुपरस्क्रिप्ट। जो भी एलिल्स जो आपको डोमिनेंट कैरेक्टर के हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव साइन के साथ में जो दिखाए गए हैं वो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। तो जब उन्होंने इस तरीके से दो क्रॉसेस अलग अलग करवाई अलग अलग कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए, तो उन्होंने पाया कि जो पेरेंटल से F1 जनरेशन आती है और जब F1 जनरेशन को वो सेल्फिंग करवाते हैं तो उसमें उन्होंने पाया कि जो फर्स्ट कंडीशन थी जहां पे उन्होंने Y और W जीन्स को कंसीडर किया था उसमें उन्होंने पाया कि जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं वो बहुत ही कम मात्रा में उनको देखने को मिल रहे हैं, केवल 1.3%। वहीं जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो उनको 98.7% देखने को मिल रहा है। वहीं जो सेकंड कंडीशन थी वहां पे जब उन्होंने कैरेक्टर्स को स्टडी किया तो वहां पे उन्होंने पाया कि जो रिकॉम्बिनेंट कंडीशन बन के आ रही थी वो अराउंड आ रही थी 37.2%, और वहीं जो पेरेंटल कंडीशन थी वो 62.8%। तो वहां से उन्होंने ये चीज को इन्फर किया कि ये जो दो जीन्स हैं Y और W, ये जो दोनों जीन्स हैं ये आपस में लिंक्ड हैं या इनका लिंकेज ज्यादा है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की संभावना कम है। दैट मीन्स वो जीन्स जो हैं वो पास पास मौजूद है। वहीं जब हम बात कर रहे हैं व्हाइट आई की और मिनिएचर विंग्स की, तो ये वाले जो दो जीन्स हैं वो दोनों जीन्स जो हैं वो कैसे हैं, वो थोड़े कम से कम, ये चीज तो अंदाजा लग रहा है कि वो इससे तो काफी ज्यादा एक दूसरे से दूर हैं। उसी के कारण जब क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा तो उनके रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं और उसमें हमको जो परसेंटेज देखने को मिलता है वो 37.2%। दैट मीन्स जो व्हाइट और मिनिएचर विंग का जीन जो है वो उसमें लिंकेज कम है या रिकॉम्बिनेशन की संभावना ज्यादा है, या इसी चीज को कह सकते हैं कि वो दोनों अगर एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पे काफी डिस्टेंस पे अरेंज्ड हैं।
तो ये एक्सपेरिमेंट था मॉर्गन का। इसी के बाद में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्प्लेशोसोम्स टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन। पनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। तो जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत में ये चीज़ पढ़ी थी, जब पनेट स्क्वायर की बात करी थी, तो वहाँ पे हमने बात करी थी कि जो पनेट स्क्वायर होता है, बनाया जाता है, वो किसी एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा इजाद किया गया था, ताकि हम डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस और उसमें किस तरीके से जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलते हैं, उनको प्रॉपरली स्टडी कर सकें।